दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों इस वक्त की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोग व किसान भिड़े, एसएचओ समेत कई पुलिस कर्मियों पर तलवार से हमला। जी हां, बात करें कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार दोपहर में बड़ा बवाल हो गया। स्थानीय ग्रामीणों और किसान प्रदर्शनकारियों में शुक्रवार को भिड़ंत हो गई। दोनों ओर के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया। सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोगों व आंदोलनकारियों के बीच पथराव के चलते कई घायल हुए हैं, इनमें एक पुलिसकर्मी भी है। वहीं हालात को काबू में करने के लिए वहां तैनात पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और हल्का बल का प्रयोग भी किया है। इस पथराव में पुलिस सहित कई लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल यहां पर माहौल बेहद तनावपूर्ण है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से किसानों के प्रदर्शन के चलते आसपास के ग्रामीणों में काफी रोष है। आपको बता दें कि यहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन से जगह खाली करवाने का विरोध कर रहे बॉर्डर के आसपास के गांव के लोग व आंदोलनकारी आपस में भिड़े, जिसके बाद हालात खराब होने लगे और इस दौरान दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई। वहीं पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। आंदोलनकारियों में कुछ उपद्रवी भी तलवार लेकर पहुंचे, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसमें आपको बता दें कि योगेंद्र यादव, दर्शनपाल समेत इन 37 किसान नेताओं के खिलाफ कार्रवाई, लगी हत्या की कोशिश, डकैती जैसे गंभीर धाराएं। जी हां, बात करें कि किसान ट्रैक्टर रैली को शांतिपूर्ण तरीके से कराने की जिम्मेदारी लेने वाले 37 किसान नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज किए हैं, जिनमें आपराधिक षड्यंत्र, डकैती के दौरान घातक हथियार का प्रयोग और हत्या का प्रयास जैसी गंभीर धाराओं समेत कुल 13 धाराएं लगाई गई हैं। और दोस्तों में अगली खबर आ रही है जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान। कहा, लाल किले में ड्रामे के पीछे प्रधानमंत्री के करीबी भाजपा नेता का हाथ, पता करें सच। जी हां, आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि एक गूंज चल रही है, शायद झूठी हो सकती है या दुश्मनों की झूठी आईडी से चलाई गई है, कि पीएमओ के करीबी भाजपा के एक सदस्य ने लाल किले में चल रहे ड्रामे में भड़काऊ व्यक्ति के तौर पर काम किया। चेक करके जानकारी दें। इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने अगले ही ट्वीट में किसान आंदोलन में शामिल रहे दीप सिद्धू से जुड़े एक ट्वीट को रीट्वीट भी किया। इसमें कहा गया था कि लाल किले की हिंसा में आरोपी दीप सिद्धू भाजपा सांसद सनी देओल का कैंपेन मैनेजर रह चुका है। वरिष्ठ भाजपा नेता स्वामी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि इस घटना से पीएम मोदी और अमित शाह की छवि को नुकसान पहुंचा है। साथ ही प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने भी अपना सम्मान खो दिया है। उन्होंने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। तो दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को नहीं मिली जमानत। कोर्ट ने कहा, भगवान राम और सीता पर करते हैं भद्दे मजाक। जी हम बात कर रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में गुजरात के हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने सोमवार को ही इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान एमपी हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने कहा है कि अब तक जितने भी सबूत इकट्ठा किए गए हैं उनमें सामने आया है कि याचिकाकर्ता ने स्टैंड अप कॉमेडी शो के बहाने जानबूझकर कुछ नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया था। जमानत याचिका खारिज करते हुए जज ने कहा कि शिकायतकर्ता के वकील के चुनिंदा अभिकथन से साफ है कि याचिकाकर्ता मुनव्वर फारूकी और मामले में सह आरोपियों ने सोशल मीडिया पर पिछले 18 महीने में कथित तौर पर हिंदू देवी देवताओं, भगवान श्री राम और देवी सीता पर भद्दे जोक्स बनाए, जबकि इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर विरोध भी दर्ज कराए गए, जबकि इसके उलट कुछ भी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले जिला अदालत के एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और इसके बाद एक सत्र न्यायाधीश फारूकी की जमानत अर्जियां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खारिज कर दी। इसके बाद हास्य कलाकार ने जमानत पर रिहाई के लिए उच्च न्यायालय की शरण ली। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक स्थानीय भाजपा विधायक के बेटे एकलव्य सिंह गौड़
ने फारूकी और हास्य कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े 4 अन्य लोगों के खिलाफ तुकोगंज पुलिस थाने में 1 जनवरी की रात मामला दर्ज कराया था। विधायक के बेटे का आरोप है कि शहर के एक कैफे में 1 जनवरी की शाम आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदू देव देवताओं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गोधरा कांड को लेकर अभद्र टिप्पणियां की गई थी। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही जिसमें ओवैसी का विवादित बयान, बोले अयोध्या वाली मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम। जी आपको बता दें कि AIMIM के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को लेकर विवादित बयान दिया है। ओवैसी ने कहा है कि अगर कोई अयोध्या में 5 एकड़ जमीन पर बन रही मस्जिद में नमाज पढ़ता है तो वह हराम मानी जाएगी। ओवैसी के इस बयान पर मस्जिद ट्रस्ट के सचिव और इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के अतहर हुसैन समेत कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि कुछ मीडिया की खबर के मुताबिक कर्नाटक के बीदर इलाके में सेव कॉन्स्टिट्यूशनल सेव इंडिया के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है, इसलिए उसे मस्जिद नहीं कहा जा सकता। ओवैसी ने यह भी कहा कि मस्जिद के निर्माण के लिए डोनेशन देना और वहां नमाज पढ़ना दोनों ही हराम है। अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट के सचिव और इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के अतहर हुसैन ने कहा, इस धरती पर जहां भी अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी जाती है वे जगह हराम नहीं हो सकती। उन्होंने आगे कहा कि जिस इलाके से ओवैसी आते हैं वहां 1857 में हुई आजादी की पहली लड़ाई की तकलीफ नहीं महसूस की गई। यह भी मुमकिन है कि ओवैसी के पूर्वजों ने 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह में हिस्सा ही ना लिया हो। यही नहीं, ओवैसी ने लव जिहाद को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर और मौलाना आजाद के देश में लव जिहाद पर कानून पारित किया गया। कानून के विपरीत कानून बनाकर संविधान को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि दिल्ली में हुई हिंसा पर OP राजभर का बड़ा बयान, कहा बीजेपी की रची हुई साजिश। जी हां, आपको बता दें कि 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि ये बीजेपी और RSS की रची हुई साजिश है। राजभर ने कहा कि ये बीजेपी और RSS की रची हुई साजिश है जिसका पर्दाफाश हो रहा है। राजभर ने कहा कि बीजेपी के लोग ही दंगा कराते हैं, CAA और NRC को लेकर भी दंगा इन्होंने ही कराया। राजभर ने ये फर्रुखाबाद से लखनऊ जाते वक्त कन्नौज में दिया है बयान। जी आपको बता दें, किसानों ने तोड़े बैरिकेड और पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनरत किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी में ट्रैक्टर परेड निकाली। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और कुछ किसानों के बीच टकराव हुआ। किसानों ने तय रूट का उल्लंघन करते हुए कई जगहों पर बैरिकेड तोड़े तो पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज करते हुए आंसू गैस के गोले दागे। शाम होते होते हालात काबू हो गए और किसान भी अपने अपने धरना स्थल पर लौट गए। तो दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड के उसके सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही जो कि बेलगाम मुद्दा को लेकर है। जी आपको बता दें कि कर्नाटक के डिप्टी CM की मांग, कहा मुंबई को बनाया जाए केंद्र शासित प्रदेश। जी आपको बता दें कि बेलगाम इलाके को लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार में विवाद जारी है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेलगाम के विवादित क्षेत्र का नाम बदल दिया है, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा गर्मा गया। महाराष्ट्र सरकार भी तुरंत एक्शन में आई और सुप्रीम कोर्ट को जाने की चेतावनी दे डाली। साथ ही विवादित क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की। महाराष्ट्र सरकार के इस बयान पर अब कर्नाटक के डिप्टी CM लक्ष्मण सावदी ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए डिप्टी CM सावदी ने कहा है कि मेरी मांग है कि मुंबई को कर्नाटक में शामिल किया जाए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक के लिए केंद्र सरकार मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करे। इससे पहले कर्नाटक के दूसरे डिप्टी CM अश्वंत नारायण ने कहा था कि महाराष्ट्र CM बेवजह इसे मुद्दा बना रहे हैं। हम मराठी बोलने वालों के कल्याण के लिए विकास बोर्ड का गठन करने वाले एकमात्र राज्य हैं और फिर हम सभी भारतीय हैं। आपको बता दें कि फिर क्या था CM उद्धव का बयान। दरअसल बुधवार को एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने जानबूझकर बेलगाम के विवादित क्षेत्र का नाम बदल दिया है। हम देख रहे हैं कि उस क्षेत्र में मराठी
मराठी भाषी लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हम सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करेंगे कि जब तक इस क्षेत्र को लेकर केस अदालत में है तब तक उस हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाए। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि इन 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का देश के अन्य राज्यों में विस्तार करने का ऐलान किया है। उन्होंने गुरुवार को 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस बाबत जानकारी दी। उनका बयान का सीधा मतलब यह है कि पार्टी दिल्ली में अपनी कुर्सी सुरक्षित करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अपना विस्तार करना चाहती है। पार्टी आम आदमी पार्टी नेताओं को राज्यवार जिम्मेदारियां देने की तैयारी में है, जिसके मद्देनजर आप नेता राघव चड्ढा को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है और आतिशी मारलेन को गुजरात में पार्टी का विस्तार करने की जिम्मेदारी दी गई है। केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली के कापसहेड़ा में हुई आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कहा, पूरे देश की जनता दिल्ली में सुशासन की चर्चा करती है। पूरा देश दिल्ली की तरह बिजली और पानी पर सब्सिडी और कल्याणकारी योजना चाहता है। हमें इस खाई को पाटने की जरूरत है। उसके लिए हमें एक मजबूत संगठन बनाने की जरूरत है। अगले 2 वर्षों में हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव लड़ेगी। लोग तैयार हैं और अब हमें बस उन तक पहुंचना है। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने दर्ज कराई शिकायत, किया तत्काल गिरफ्तारी की मांग। जी हां, आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के एडिट इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस नेता मुंबई के कांदिवली स्थित समता नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा निर्मल नगर पुलिस स्टेशन पर भी अर्नब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और यह शिकायत अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता के बीच हुई बातचीत का व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद दर्ज कराई गई है। और इस चैट में 2019 में वायुसेना ने बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक की थी उसकी चर्चा की गई है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने शिकायत की कि एक कॉपी ट्विटर पर भी ट्वीट की है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, आधिकारिक रूप से कांदिवली के समता नगर पुलिस स्टेशन पर एसीपी मोहित और वरिष्ठ पीआई हाके से मिलकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और मांग की है कि तत्काल अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उन्होंने ओएसए की धारा 5 का उल्लंघन किया है। ये सच सामने आना चाहिए कि आखिर अर्नब को बालाकोट स्ट्राइक की जानकारी किसने दी। समता नगर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि अर्नब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। बता दें कि इससे पहले दासगुप्ता और गोस्वामी के बीच हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट भी मुंबई पुलिस ने टीआरपी स्कैम में अपनी चार्जशीट में दायर की है। चार्जशीट में 14 अन्य लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं। फिलहाल दासगुप्ता जेल में बंद हैं। निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ शिकायत कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने दर्ज कराई है। और दोस्तों अगली खबर आ रही पश्चिम बंगाल से, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा पीएम मोदी देश को वन मैन शो की तरह नहीं चला सकते, राज्य के गवर्नर सीएम से ऊपर नहीं। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर पूरे देश की नजर केंद्रित है। विपक्ष एनडीए की अगुवाई वाली नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने में लगी है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर कई हमले किए हैं। आपको बता दें कुछ मीडिया में एक इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ कहा है कि बीजेपी को बहुमत मिलती है तो ये लोगों को मारने की इजाजत नहीं देता है। ममता ने किसानों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर कहा है कि सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया है कि किसान बिल को जल्दबाजी में लाया गया है और कोरोना के दौरान उसे ध्वनि मत से पारित कराया गया। आगे ममता ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर राज्य सरकारों से कोई राय नहीं ली गई थी। भारत एक देश एक पार्टी नहीं हो सकता है। पीएम मोदी भारत को वन मैन शो की तरह नहीं चला सकते। ममता ने कहा कि राजीव गांधी सरकार के पास भी प्रचंड बहुमत था, वह रोज एक देश एक पार्टी की बात कहते थे। उन्होंने आगे कहा कि मेरे पंजाबी भाई बहन एकजुट हैं, देश के अन्य हिस्सों में भी और बंगाल में भी देखिए उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन और अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, हम सब साथ हैं। टीएमसी प्रमुख ने अपने इंटरव्यू में कहा कि किसान आंदोलन में कोई नेता नहीं है,
हैं, किसान खुद लड़ रहे हैं। ममता ने कहा कि मेरे भैया अमित शाह ने कहा कि उनके पास 51 लाख व्हाट्सएप ग्रुप है, इसलिए वे किसानों को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ने राज्य बनाम केंद्र की लड़ाई पर कहा कि केंद्र ने राज्य की सभी शक्तियों पर कब्जा कर रखा है, संघीय ढांचे को गिराया जा रहा है। हर दिन वो एक राष्ट्र एक पार्टी कहते हैं। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव पर ममता ने कहा है कि मैं बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहती हूं। यहां के गवर्नर का सम्मान है, लेकिन वो सीएम से ऊपर नहीं है। ममता ने कहा कि मैं दंगा, हत्याएं और हिंसा नहीं चाहती जो बीजेपी करती है। मैं गवर्नर के प्रति सम्मान रखती हूं, मैं उन्हें दोष नहीं देती क्योंकि उनको निर्देश दिए जाते हैं। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि राज्यपाल एक नॉमिनेटेड व्यक्ति होता है जबकि मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है। और अब अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि दिल्ली फिर शीतलहर की चपेट में, जाने यूपी, बिहार सहित अन्य राज्यों के मौसम का हाल। जी हम बात करें कि उत्तर भारत में अभी ठंड से राहत की संभावना नहीं है। ठिठुरन भरी सर्दी का ये सिलसिला इस पूरे हफ्ते जारी रहने का अनुमान है। उसके बाद कुछ राहत महसूस होगी। राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिनों तक शीतलहर का प्रकोप रहेगा। न्यूनतम तापमान महज 3 से 4 डिग्री के आसपास रह सकता है। दिन में धूप खिली रहेगी लेकिन ठंडी हवाएं भी चलेंगी। दिल्ली एनसीआर गुरुवार को एक बार फिर घने कोहरे की चादर में लिपटा है। गुरुवार सुबह दिल्ली और उसके सटे नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद में कोहरे से दृश्यता घटकर कुछ मीटर ही रह गई है। दिल्ली में कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। मौसम विभाग ने आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान जाहिर किया है। इसके साथ अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहने का अनुमान है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।